हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हम अपने पिछले व्याख्यानों में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते आए हैं, जिसमें हमने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है विद्वानों में समाज का अध्ययन करने और एक नया शास्त्र बनाने की नींव डाली। वहीं आज हम चर्चा करते हैं औद्योगिक क्रांति की। कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारण इसी में माने जाते हैं। औद्योगिक क्रांति ने और इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए, क्या क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को इसने परिवर्तित किया कि जो है एक नए शास्त्र की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें जो है कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है समाज में एक नई व्यवस्था उत्पन्न हुई और उसके अध्ययन के लिए एक नए शास्त्र की आवश्यकता महसूस की गई। तो औद्योगिक क्रांति में जो है वो मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति विश्व के अनेक देशों में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन पैदा किए। कि औद्योगिक क्रांति का संबंध जो है मुख्य रूप से उत्पादन की प्रणाली के साथ है और इस उत्पादन की प्रणाली में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो जब इन सब में परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब समाज की आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित होती है तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होती है तो उसमें नए वर्ग उभरते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए नए उद्योगों की स्थापना हुई थी। इसमें जो है नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ था। पहले जो कार्य हाथों से किया जाता था वो मशीनों से किया जाने लगा। पहले जो है उत्पादन घरेलू स्तर पर होता था वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उच्च स्तर पर किया जाने लगा। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, जिसने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया। नए नए वर्गों का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। पहले जहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी उसका स्थान जो है अब पूंजीपतियों ने ले लिया। पहले दास और भूमिपति हुआ करते थे, भूमिहीन श्रमिक या भूमिपति, लेकिन अब जो है वो श्रमिक और पूंजीपति दो वर्ग बन गए। तो आप हम इसमें देखते हैं कि इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आर्थिक प्रभाव की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के सबसे अधिक और प्रत्यक्ष प्रभाव समाज की अर्थव्यवस्था के यहाँ के ऊपर पड़ा और इस अर्थव्यवस्था का प्रभाव हम देखें तो किस पर पड़ा। उत्पादन के साधन, इकाई, उत्पादन के स्थान, उत्पादन की मात्रा आदि इससे प्रभावित हुई। पहले जहाँ वस्तुओं का उत्पादन हाथ से किया जाता था, अब नए नए आविष्कार होने के परिणाम स्वरूप नई नई मशीनें आई तो मशीनों से उनका कार्य किया जाने लगा। पहले छोटे स्तर पर, घरेलू स्तर पर कम मात्रा में उसका उत्पादन हो पाता था, लेकिन जो है मशीनों के आविष्कार से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई जिसमें अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा और जो है मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन व्यापक स्तर या वृहद स्तर पर होने लगा। तो इससे जो है घरेलू परंपरा लगभग समाप्त सी हो गई और हाथ से बनी हुई वस्तुओं का युग भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन की जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और उसका स्थान जो है पूंजीपति या पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। और पूंजीवादी व्यवस्था उपस्थित हुई तो उसके साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में फिर बैंक, वित्त निगम, बीमा कंपनियों का भी निर्माण हुआ, उनका गठन हुआ और इस प्रकार से जो है समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने वाले बन गए पूंजीपति। जिनके पास पूंजी थी उन्होंने फैक्ट्री या मशीनें खरीद कर बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए और जिनके पास पैसा नहीं था, जो पूंजीहीन थे, जो सिर्फ अपना श्रम बेचकर ही जो है अपना जीवन यापन करते थे, वो उन फैक्ट्रियों में काम करने लगे। तो एक नया वर्ग, श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आया।
तो इस प्रकार से जो है कारखाना प्रणाली या हम कहें कि औद्योगिक प्रणाली का विकास हुआ और इसी औद्योगिक प्रणाली के कारण जो है दो वर्गों का जन्म हुआ, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। अब हम देखते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा इस क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो औद्योगिक क्रांति के समाज पर अनेक प्रभाव पड़े। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण जो घरेलू स्तर पर जो उत्पादन किया जाता था वो फैक्ट्रियों में होने लगा। इससे व्यक्ति का जो है पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन अलग अलग हो गए, क्योंकि पहले जो उत्पादन किया जाता था वो घरेलू स्तर पर घर में सारे लोग आपस में मिलकर जो है कार्य करते थे। लेकिन अब जो है व्यक्ति फैक्ट्रियों में जाकर मशीनों के द्वारा काम करने लगा। तो इससे जो है उसका कार्य के प्रति और जो वस्तु उत्पन्न की जा रही है उसके प्रति उसका लगाव कम हो गया, उसमें भावनात्मकता समाप्त होने लगी। और जो है और मार्क्स ने तो यही कहा है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु को उत्पादन अपने हाथों से करता है तो उसके प्रति जो है उसमें अधिक लगाव होता है, जबकि मशीनों से बनाई हुई वस्तु में कम। तो उससे जो है लोगों में लगाव या निराशा की भावना भी उत्पन्न होती है। और पहले जहाँ समाज का स्तरीकरण भूमि के आधार पर था, भूमिपति और दास या श्रमिक, लेकिन अब भूमि का महत्व धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर पूंजी महत्वपूर्ण हो गई। और इस नई उत्पादन की व्यवस्था ने जो पहले सामंत वर्ग और कृषक वर्ग थे उसके स्थान पर पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का विकास कर दिया। और पहले जो शोषक वर्ग पूंजीपति था, भूमिपति था, अब शोषक जो है पूंजीपति बन गए। इस प्रकार से जो है समाज में परिवर्तन हुआ, तो वर्गों में भी परिवर्तन हुआ। पहले शोषित वर्ग भूमिहीन किसान था और अब श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो है औद्योगिक क्रांति में मुख्य रूप से समाजों में श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। और इसमें मुख्य रूप से जो बात आती है वो श्रमिकों के संघर्ष और उनके शोषण की ही आती है। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप उसी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई और इसके कारण नगरीयकरण बढ़ा। नगरीयकरण बढ़ा क्योंकि उद्योग स्थापित हुए तो लोग वहीं पर आकर रहने लगे, उद्योगों में काम करने लगे, नगरों की संख्या में जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप लोग गांव की खुली और प्राकृतिक हवा पर्यावरण को छोड़कर महानगरों में जाकर रहने को विवश हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ फैक्ट्रियों में काम दिया जाने लगा। और जब बहुत अधिक मात्रा में कारखाने स्थापित हुए वहाँ का वातावरण दूषित होने लगा और वहाँ पर जो है रहने वाले लोग और किसान विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों में अपना जीवन यापन करने लगे। तो इस औद्योगिकरण के कारण नए नए वर्गों की स्थापना हुई, नई नई जो है सामाजिक व्यवस्था हुई, वर्ग बने तो उनमें संघर्ष भी हुआ और इन संघर्षों में फिर लगातार वृद्धि होती चली गई। जब सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित हुई तो नई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, नई नई समस्याएं निकल कर सामने आई। तो इन समस्याओं का, नई नई समस्याओं से मतलब है जैसे उद्योगों से जुड़ी हुई समस्याएं, प्रौद्योगिकी, कारखाना प्रणाली, श्रमिकों की समस्याएं और गरीबी की समस्याएं और नगरीकरण की समस्याएं, नगरों में जनसंख्या ज़्यादा हो गई, पोल्यूशन बढ़ गया, रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, शुद्धता की समस्या। तो इन सब में जो है के कारण धीरे धीरे समाज में मनुष्यों के लिए जो है विकट से विकट स्थितियाँ पैदा होती चली गई, उनके सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न हुई और इन समस्याओं से निपटने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए, उन पर विचार करने के लिए विद्वान या विचारकों को विवश होना पड़ा कि इनका जो है अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि इस सारी व्यवस्था का प्रभाव समाज पर, समाज के लोगों पर पड़ रहा था। समाज की ही मूल व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव व्यक्ति, समाज, देशों आदि पर बहुत अधिक पड़ा और इस क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप सभी व्यवस्थाओं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में क्रांतिकारी परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों एवं नई सामाजिक व्यवस्थाओं की
और विद्वानों का ध्यान गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और विकास हुआ। उद्भव और विकास क्यों हुआ? कि इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों से जो समस्याएं आई, उनके समाधान के लिए ही जो है इस नए शास्त्र की स्थापना की गई। और समाजशास्त्र का भी अन्य सामाजिक विज्ञानों के तरह ही समाज में एक उल्लेखनीय योगदान है।